ये पैरेलल पैरेलल प्लेट्स वाले में ये प्रूव किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए वर्क चाहिए होता है, और यूनिट वॉल्यूम के लिए वर्क होना चाहिए हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर। इसी को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी कॉल्ड एज हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे भी एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम लोगों ने इसके थ्रू एनर्जी कैसे निकालोगे, सो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से करना चाहें, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, तो ये लिखे हुए आप हाफ एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर बाय फील्ड मेथड। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये तो हो गया यूनिट वॉल्यूम के लिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिफरेंशियल वॉल्यूम और इंटीग्रेट करेंगे उस पूरे वॉल्यूम के लिए जिस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की गई। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो कंडक्टिंग स्फीयर की एनर्जी का फॉर्मूला निकाल चुके हो, पहले ही भी निकाल चुके हो, तो अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं एंड सपोज रेडियस आर उसका, जिस समय जिस समय इस कंडक्टिंग स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होगा, जिस टाइम कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, उस समय इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एज वेल एज आउटसाइड इज ऑल्सो जीरो। जिस समय कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर बाहर कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जब इसी कंडक्टर को चार्ज करोगे आप, यही कंडक्टर अगर हम इसमें कुछ चार्ज क्यू प्रोवाइड करें सेम कंडक्टर के ऊपर, तो इनसाइड तो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी बिकॉज कंडक्टर है ये। लेकिन जब इसको कुछ चार्ज क्यू प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एज अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली कंडक्टर को चार्ज करने का मतलब ये नहीं हो गया कि कंडक्टर को चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि बाहर जहां पर पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई, जीरो से नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं हम वहां पर कंडक्टर को Yes, चार्ज sir. करके। और ये रूल कहता है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे तो वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, और वो वर्क की वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो यही मेथड अगर हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दें कि हमने कितना वर्क किया होगा, तो हम लोगों ने वर्क किया होगा हाफ एप्सिलॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और उसमें एक डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो स्फीयर के अराउंड जो डिफरेंशियल वॉल्यूम्स बनेंगे, स्फीयर के चारों तरफ अगर हम डिफरेंशियल वॉल्यूम्स लेते हैं तो डिफरेंशियल वॉल्यूम्स स्फीयर के अराउंड 4πr² और ये इंटीग्रेट करेंगे उस पूरे स्पेस के लिए जिस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया गया है। तो कंडक्टर को चार्ज करके हम कंडक्टर के आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें, और कंडक्टर के आउटर स्पेस की जो लिमिट्स होंगी वो स्टार्ट होंगी सरफेस कैपिटल आर से, और आउटर स्पेस जो होगा वो अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा। तो लिमिट्स फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी, इतना हम लोगों ने वर्क किया होगा कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, और इसी को हम पहले सेल्फ एनर्जी बोल चुके हैं। बट पिछले मेथड में इसको जब सॉल्व किया गया था तो पहले पोटेंशियल वाले मेथड से सॉल्व किया गया था, आज जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे ना सॉल्व करके, तो ये आंसर वही आना है जो पहले आ चुका है, इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू आर। कर सकते हैं वेरिफिकेशन इसका अपने आप। सर एक बार लिमिट्स बता दीजिए कैसे रखेंगे इसमें। ये r⁴ होगा, सॉरी।
लिमिट हमने ये रखी है, देखिए पहले ये लाइन समझो कि हम कंडक्टर को चार्ज करके कितना स्पेस, कौन से स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हैं। तो उसका सर आंसर मैं आउटसाइड ये, वाला। तो आउटसाइड स्पेस कहां तक डिफाइन करोगे, आपकी आउटर स्पेस कहां तक होगा, स्पेस आउटसाइड द कंडक्टर की लिमिट्स कहां तक होंगी। सर सर आर इन्फिनिटी से तक। इंफिनिटी इंफिनिटी तक। तक। आउटर स्पेस की लिमिट कैपिटल आर से स्टार्ट होगी, आउटर स्पेस मतलब सरफेस से स्टार्ट करके और इनफाइनाइट तक जाए, तो उसी की लिमिट रखी गई है। ये मतलब ये, हाँ ये मेथड कहता है कि इट इज द एनर्जी ऑफ स्पेस, स्पेस की एनर्जी है, उस स्पेस की एनर्जी है जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की जा रही है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने का मतलब इनडायरेक्टली हम चार्ज कर रहे हैं ना कंडक्टर को, तो कंडक्टर को चार्ज करने की एनर्जी। बाकी आंसर उतना ही आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन 0 आर, कैलकुलेशन करके आप देख लो। यस सर। ठीक, पिछली बार इसको पोटेंशियल मेथड से किया गया था, याद करिए। तो जब पिछली बार इसका मेथड था तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने में एक तरीका ये लगा रहे थे, और पिछले टाइम लास्ट टाइम हमने यही चीज डेरिवेशन की थी, लेकिन तब एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमने दूसरा कंसेप्ट यूज किया था। तब हम लोग वो वाला कंसेप्ट लगा रहे थे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग सम चार्ज क्यू इन अ प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल। याद आ रहा आपको पिछली क्लास का मेथड? तो कुछ ऐसा कर रहे थे कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, उससे उससे उसके मेथड से ला रहे थे आंसर को। इसी तरीके से अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो आप, कहा जाए कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, तो नॉन मेटेलिक स्फीयर को कंपेयर करो जरा नॉन मेटेलिक स्फीयर में जब चार्ज नहीं होगा और जब चार्ज होगा। जरा आप कंपैरिजन कर सकते हो उस पर कि चार्जिंग से पहले, बिफोर चार्जिंग अगर हम बात करें, तो बिफोर चार्ज आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बोथ आर जीरो। और जब इसको चार्ज कर दिया होगा, नॉन कंडक्टर की चार्जिंग हुई होगी, उसके बाद दोनों चार्जिंग अराउंड के जीरो हो जाएंगे। चार्जिंग के बाद आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी एज अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला KQ/R²। और इनर स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनके फॉर्मूले थे कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R क्यूब सर ऊपर एक इंटू एक्स। स्मॉल r। हाँ जी, नहीं सर ठीक है सर। रो सर वाले आप फॉर्मूले में भी था। कुछ गलत लिखा है क्या हमने? नो सर नो सर। सही। तो इसका मतलब इसको चार्ज करके हम लोगों ने इनर स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है और आउटर स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है। और अगेन यही वाला रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वर्क चाहिए। तो हमने कितना वर्क यहाँ पर किया होगा? तो ये होगा वर्क जो इनर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनर स्पेस में है उसका स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल r बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R क्यूब, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम, स्फीयर के केस में अगेन 4 पाई R² dr। और ये कैलकुलेशन इनर स्पेस में, तो इनर स्पेस की लिमिट 0 से कैपिटल R रखेंगे। और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज करके खाली इनर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही है, आउटर स्पेस में भी आ रही है। तो प्लस आउटर स्पेस के लिए भी इंटीग्रेशन करेंगे, हाफ एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाला है उसका स्क्वायर, इनटू इसमें भी 4 पाई R² dr डिफरेंशियल वॉल्यूम। और ये लिमिट कैपिटल R से इनफाइनाइट की। और ये जब सिंप्लीफाई होगा, दोनों इंटीग्रेशन से अलग अलग करके जब सिंप्लीफाई होते हैं, तो यही रिजल्ट हमारा आएगा 3 टाइम्स कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसको भी सेल्फ एनर्जी का नाम दिया गया। इनफैक्ट जो सेकंड वाला टर्म आएगा ना आपका, वो आएगा सेकंड वाला टर्म तो अभी जो पहले इंटीग्रेट किया था वही चीज है।
तो सेकंड वाले टर्म की वैल्यू बन रही होगी, द वैल्यू फॉर सेकंड टर्म ये आएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8πε0r। और पहला वाला टर्म जो आएगा, फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू बनेगी, देख लो जरा करके एक बार, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, इंटीग्रेशन के पहले टर्म की वैल्यू। करके देखो, पहला टर्म जो आ रहा है, सेकंड वाला टर्म तो उतना ही है ना, क्यू स्क्वायर बाई 8 सेकंड। ये वाला टर्म जो फर्स्ट टर्म है उसका इंटीग्रेशन। ध्यान देना, यहाँ भी स्मॉल आर स्क्वायर है और यहाँ भी स्मॉल आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन होना है, आर टू दी पावर 4 इंटीग्रेट होगा। सर के क्यू स्क्वायर r/10 आ रहा है। तो के की वैल्यू रख देंगे, जब के की वैल्यू रख देंगे तो ये जो टर्म आएगा ना, पहला वाला इंटीग्रेशन जो आएगा, ये आपका आ रहा होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 40πε0r, अगर के की वैल्यू रख दे। और सेकंड टर्म आपका ये है, यही दोनों ऐड होकर के ये बनेगा 3/20 भाई 1/40 प्लस 1/8 ऐड करेंगे तो वही चीज 3/20 क्यू स्क्वायर बाई πε0r आती। तो एक बात पहले ये समझो, इस मेथड से, ये दो मेथड से मैं अगेन रिपीट करते जा रहा हूँ कि ये अलग, ये अलग, ये दोनों मेथड ही है, खाली मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, बट दोनों से एनर्जी आपको एक ही कैलकुलेट कर देगा। मतलब इनमें कभी ये ना कहना कि यार एक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी, एक एनर्जी पोटेंशियल की वजह से आएगी, नहीं है, वो सेम ही एनर्जी है, बस मैथमेटिकली उनको निकालने का तरीका अलग अलग है, चाहे इस मेथड से कैलकुलेट कर ले, चाहे इस मेथड से कैलकुलेट करते। ठीक है ये? यस सर। यस सर। ओके। और इसको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाएगा, क्वेश्चन में ये भी बोलेंगे दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस तरीके से भी पूछते हैं कि इस तरीके की भी लैंग्वेजेस मिल सकती है, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एनर्जी ऑफ ई फील्ड in a spherical space, in a spherical space of inner radius r and the outer radius 2r। इस तरीके के भी लैंग्वेजेस होती है। तो जब आपको ये दिख जाए ना क्वेश्चन में, इस तरीके की लाइन दिखी जाए कि फाइंड द एनर्जी ऑफ ई फील्ड, अगर इस तरीके से ही क्वेश्चन में लिखा हो तो यही वाला मेथड लगाओ फिर। इसी नॉन मेटेलिक स्फीयर के लिए आपको एनर्जी ऑफ ई फील्ड निकालनी है और स्पेस है कैपिटल आर से 2r के बीच का। तो ये तो सीधा हिंट होता है, मतलब न्यूमेरिकल्स में ये सीधी हिंट होती है, एनर्जी ऑफ ई फील्ड निकालना मतलब डायरेक्ट हिंट है, ये वाला मेथड लगेगा। बट जिस स्पेस में ये चीज निकालनी है वो स्पेस r से 2r के बीच का है, यानी कि वो मेटल के बाहर वाला स्पेस है। तो जो मेटल के बाहर वाला स्पेस है उसमें अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो यही वाला रूल लगाओ, इंटीग्रल ऑफ हाफ एप्सिलॉन, जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो पॉइंट चार्ज के हिसाब से बनेगा। और डिफरेंशियल वॉल्यूम 4πr² dr, और लिमिट्स जो क्वेश्चन में दी जाएंगी, क्वेश्चन में हमें r से 2r की लिमिट दी जा रही है। देखिए जी, कुछ पूछना है इसमें तो? नो सर। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। जब एक पर्टिकुलर स्पेस देंगे ना तुम्हें न्यूमेरिकल्स में, जब पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड कर दे तो स्पेस की एनर्जी निकालने में यही वाला कंसेप्ट लग सकता है।
सिस्टम की एनर्जी निकालनी है आपको, पूरी एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप चाहे ये मेथड लगाओ चाहे वो पोटेंशियल मेथड लगाओ, दोनों ही काम करेंगे। जैसे कि एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। find energy of, again find the energy of electric field in a spherical space of radius, in a spherical space of radius r by 2, concentric with an insulating sphere of charge capital Q। समझो जरा इस चीज को, चार्ज कैपिटल Q एंड द रेडियस कैपिटल R। तो ये लाइन पहले क्वेश्चन में देखनी पड़ती है, एनर्जी ऑफ ई फील्ड। जैसे ही तुमको ये लाइन दिख जाए, मैं अगेन बोलता हूँ, जहां जहां जितने भी न्यूमेरिकल्स में ये दिखे आपको कि एनर्जी ऑफ ई फील्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ स्पेस, सिर्फ यही वाला कंसेप्ट लगाइए और इस हिसाब से लिखेंगे इसको, आंसर को। अगेन इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लेते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब की बार जिस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो स्पेस अपने इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर का स्पेस है या फिर इंसुलेटिंग स्फीयर के बाहर का स्पेस है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज से मालूम चल जाएगा। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये स्पेस स्फीयर के अंदर है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सप्रेशन चाहिए जो स्फीयर के अंदर वाला होता है, और उसके हिसाब से ये बन जाएगा कैपिटल Q स्मॉल r बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R क्यूब, इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एंड अगेन है डिफरेंशियल वॉल्यूम 4 पाई r स्क्वायर dr, लिमिट्स क्वेश्चन के हिसाब से 0 से r बाई 2 तक की। पूछना है कुछ इसमें? नो सर। नो सर। समझ पा रहे हैं इसको? ये जो मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चंस में ये लगाना है, ये क्वेश्चन में सीधा लिख जाता है। यही लाइन जब लिखी होगी तभी आप ये काम करो, अदरवाइज तो हम ऑलरेडी एनर्जी तो निकाल ही चुके हैं पहले से पोटेंशियल मेथड से। यस सर। सर वो कल की क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था ना सर, वो बता सर है, वो मुझे बता पता है। दीजिए। कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। इतना समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। यस ठीक। सर। अब ये जो एनर्जी कैलकुलेशन हम लोगों ने सीखी है, एनर्जी कैलकुलेट करने के तरीके जो हम लोगों ने सीखे, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने करे थे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप के थे। कुछ एक दो और थोड़े से न्यूमेरिकल्स टाइप के हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है। लाइक ये बड़े यूनिक क्वेश्चंस हैं अपने आप में एनर्जी से रिलेटेड, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल वाले क्वेश्चंस। लाइक पहला प्रॉब्लम ये है, फर्स्ट प्रॉब्लम, कि एक थिन मेटेलिक शेल है, थिन मेटेलिक शेल ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड उसके सेंटर पर एक चार्ज है स्मॉल q। सेंटर पर प्लस स्मॉल q का पॉइंट चार्ज है और बाकी मेटेलिक शेल का कैपिटल Q चार्ज है एंड द रेडियस इज कैपिटल R और से R1, रेडियस इज R1। वो ये कह रहे हैं कि जो प्लस चार्ज है और मेटल के ऊपर जो प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल रिपल्सन होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल रिपल्सन, सेंटर वाले चार्ज और स्फीयर वाले चार्ज के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट म्यूचुअल रिपल्सन द साइज ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस
the size of this sphere increases up to the new radius r2. मतलब मेटेलिक शेल का एक्सपेंशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस, repulsion between these two charges. This metallic shell expands from r1 radius to the r2 radius. How much work is done by Coulombic force? How much work is done by Coulombic force in this process? No, logic क्या है? Coulombic force conservative है. So work by Coulombic force, which is a conservative force. और किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो आप कह सकते हो कि कोलम्बिक फोर्स का वर्क जो होगा वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी ही निकालना मेरे को. क्वेश्चन भले वर्क से पूछा गया है बट बेसिकली इसके अंदर जो कंसेप्ट टेस्ट होगा वो यही है कि आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पर. तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक रास्ता ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता, और एक रास्ता पोटेंशियल वाला है. हम लोग पोटेंशियल वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं अंटिल की न्यूमेरिकल ही इस तरीके का ना हो कि भाई फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाए, तब तक जबरदस्ती इस मेथड पे क्यों जाए. इससे निकालते हैं. और याद करिए जो कल की क्लास में कर रहे थे वही काम करो. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे तो एक बार फिर से प्रीवियस लेक्चर को याद करिए, परसों वाली क्लास जो, सॉरी कल नहीं. हम लोगों ने उस समय ये माना था ना कि सबसे पहले हम सेंटर वाला चार्ज लाए होंगे, और जब सबसे पहले सेंटर वाला चार्ज लाए होंगे तो 0 वर्क हुआ होगा. यस सर. फिर हम इस शेल के ऊपर चार्ज लाएंगे, तो जब इस शेल के ऊपर चार्ज लाएंगे तो उस समय प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज का होगा, और उस हिसाब से कैपिटल K इंटू के क्यू अपॉन आर. लेकिन साथ में एक और टर्म कहा गया था कि जब आप शेल पर सेल्फ एनर्जी. तो सेल्फ एनर्जी भी आएगी उसकी, वो थी K टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई 2R. ये R1 ये इनिशियल हो गया, और इसी तरीके से फाइनल एनर्जी भी लिख सकते हैं. तो दिस इज इनिशियल एनर्जी एंड माइनस द फाइनल एनर्जी. ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. बेसिकली मतलब कहने का पॉइंट ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का लॉजिक क्लियर है मेरा, अगर हमारा ये लॉजिक पता है कि हम कौन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद वर्क या स्पीड वाले ही क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर. ये आंसर बन जाएगा इस न्यूमेरिकल के लिए. क्लियर? यस सर. यस सर. ठीक है. ओके, एक क्वेश्चन ये, एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको. सेकंड क्वेश्चन, ये सब बड़े फेमस मतलब क्लासिकल क्वेश्चंस हैं सर, जितने भी हैं ये एज इट इज ही पूछे जाते हैं, कोई वेरिएशंस भी नहीं होते इनके अंदर. सेकंड क्वेश्चन ये कह रहे हैं इस तरीके का कि एक थिक कंडक्टिंग शेल हो, जैसे कल डिस्कस हो रहा था, एक थिक मेटेलिक शेल की बात कर रहे थे, और उसके सेंटर पर क्यू चार्ज हो. एक थिक मेटेलिक शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू मान लेते, सेंटर पर स्मॉल क्यू का पॉइंट चार्ज है, और इस मेटेलिक सेंटर पर स्मॉल क्यू का पॉइंट चार्ज है, और जो मेटेलिक शेल है वो हमारा न्यूट्रल अनचार्ज्ड. रेडियस आपको गिवन है, इनर रेडियस इज स्मॉल a एंड आउटर रेडियस इज स्मॉल b. एंड देन कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, यहां पर एक बहुत ही नैरो नेग्लेजिबल साइज का टनल दिया गया है. टनल ऑफ नेग्लेजिबल विड्थ. इतनी नेग्लेजिबल विड्थ कि इसको अभी भी आप
कंप्लीट स्फीयर टाइप का मानोगे? इसको ऑरिफिस बोलते हैं एक्चुअली, बहुत जो नैरो सा पाथ होता है ऑरिफिस बोलते हैं, कि इस छोटा सा एक टनल है एंड देन दिस पॉइंट चार्ज क्यू is moved, point charge q is moved to infinity. This point charge which is at the center is now moved to infinity through this orifice. How much work is done in this process? How much work is done in the process when this point charge q is moved from the center point to the infinity point? How much work is done in this process? And how much work is done मतलब किस कौन से फोर्स के वर्क की बात हो रही है यहाँ पर? How much work is done in moving this charge from center to infinity, मतलब कौन से फोर्स के वर्क की बात कर रहे हैं? तो वर्क इज डन मतलब हुआ कि कोई एक्सटर्नल पर्सन वर्क कर रहा होगा, सो दे आर आस्किंग अबाउट वर्क एक्सटर्नल। और ध्यान दीजिएगा कुलम्बिक फोर्स का जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द कुलम्ब फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव है, ये तो आप माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, बट जब एक्सटर्नल वर्क की बात करी जाएगी तो ये सिंपली पॉजिटिव टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। साइन इज इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा कि वर्क किसका कहा जा रहा है यहाँ पर। हाउ मच वर्क इज डन, डन मतलब अगर कुछ ना कहा जा रहा तो यही मानेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है। तो बेसिकली हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इन्हें अगर हम किसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी तैयार कर लें इनिशियल मूवमेंट पर और पोटेंशियल एनर्जी तैयार कर लें फाइनल मूवमेंट पर, तो हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर ला सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लाएंगे यहाँ पर? करोगे या बताएं, मतलब आई मीन कुछ करना चाहते हैं ट्राई, या बताएं इसको कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी गलत हो जाए, बताइए, जो भी है, कोई दिक्कत, जो गलत ही हुआ तो क्या हुआ, सीखने को तो मिलेगा ना। सर जो चार्ज अंदर है उसमें सर हम लोग सरफेस का नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि वो एक सर मेटल शेल है, तो फिर हम लोगों को सर 3/20 वाला भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं, पहली बात तो ये नहीं लगेगा। 3/20 वाला फॉर्मूला तब लगता है जब वो इंसुलेटिंग स्फीयर हो, वो तो नहीं लगेगा। वो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये गलती है, क्योंकि इंसुलेटिंग स्फीयर नहीं है, ये है मेटेलिक स्फीयर ही, भले ही मोटा है तो क्या हुआ, क्योंकि इंसुलेटिंग स्फीयर में चार्ज पूरे वॉल्यूम में जाता है। मेटेलिक स्फीयर मोटा भी होगा तो भी चार्ज उसके सरफेस पे ही रहना है। सर लेकिन स्लेट भी तो है सर बीच में। तो मैंने कहा ना, ये इतना नैरो स्लिट है, इतना नैरो स्लिट है कि आप इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करें तो उस कैलकुलेशन में इस नैरो स्लिट को अवॉइड कर सकते हैं। इतना नैरो स्लिट डाला गया है कि आप इसकी प्रेजेंस को इग्नोर करके मेटल की वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज लगाओ। यस सर। मतलब अभी भी इस पोर्शन को आप मान लो कि ये इनसाइड मेटल है, हाइपोथेटिकली ये मान लीजिए कि दिस पोर्शन इज स्टिल द मेटल पार्ट, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, नैरो है, बहुत नैरो स्पेस है। सर ये कर दे कि माइनस क्यू इंड्यूस होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच में होगा, फिर एक प्लस क्यू मेटल शेल की आउटर साइड होगा तो उसका 0.5 के क्यू स्क्वायर अपन बी हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे जाएगा तो सब 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। इनिशियल ऐसे आ जाएगी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए
प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। देखो हाँ, मतलब वैसा ही कुछ अप्रोच बनेगी, सही है। देखिए इस समय अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं, एट दिस टाइम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्लस क्यू की वजह से मेटेलिक शेल के अंदर वाले सरफेस पर, मेटेलिक शेल की जो अंदर वाली सरफेस है वहां पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस क्यू चार्ज होगा, और प्लस क्यू की वजह से मेटेलिक शेल के आउटर वाली सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस क्यू चार्ज होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चार्ज सेंटर पर रखा जा रहा है और सरफेसेस जो है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल की कंडीशंस में चार्ज हमेशा ही यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इस समय अगर हम ये नोटिस करिए, देखिए हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। अगर हम इस समय ये नोटिस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर कितनी होगी, तो क्योंकि यहाँ सब कुछ सिमेट्रिकल कंडीशंस है तो गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगाएंगे। पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, और पहला केस ले स्मॉल आर लेस देन ए वाला, पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए जिसमें स्मॉल आर स्मॉल ए से कम हो। तो इमेजिन करिए पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर विच इज लेस देन ए पर अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर खाली क्यू चार्ज आएगा, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ के हिसाब से आएगी k इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सिर्फ गॉस लॉ के हिसाब से चले। जब उस पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस जो कि a से ज्यादा हो और b से कम हो, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो मेटल के अंदर है, इनसाइड मेटल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी जीरो बोलेंगे बगैर किसी गॉस लॉ के, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल यूज करके। और उसी पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस, पॉइंट चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस बट स्मॉल आर इज मोर देन बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक बार अगर बाहर की तरफ गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो जो बाहर गॉसियन सरफेस बनेगा उसके इनसाइड का चार्ज प्लस क्यू होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी। नाउ जब इस पॉइंट चार्ज क्यू को इस टनल के थ्रू निकाल करके और इन्फिनिटी पर ले गए, पॉइंट चार्ज क्यू यहां से निकाल लिया और इनफाइनाइट पर ले गए, मतलब कुल मिलाकर के उसको मेटल के बाहर निकालना है। तो जब यही पॉइंट चार्ज क्यू इस मेटल से बाहर निकल जाएगा, जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच गया, पॉइंट चार्ज क्यू इन्फिनिटी पर चला गया, अब उसके अगल बगल कोई मेटेलिक स्पेस नहीं है। पॉइंट चार्ज क्यू आउटसाइड दिस मेटेलिक शेल है तो इसके अगल बगल कहीं पर कोई मेटल नहीं है। तो अब ये अपने आसपास एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी अगर आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक जगह डिसकंटिन्यू हो गई थी। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में एक स्पेस आया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यू हो गई। वो डिसकंटिन्यू इसलिए हुआ कि बीच में एक मेटेलिक स्पेस था। जब वो पॉइंट चार्ज क्यू इस मेटल से बाहर निकल गया, अब उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सिर्फ फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में पॉइंट चार्ज एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर आर लेस देन ए एज वेल एज फॉर आर इन बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फॉर आर मोर देन बी। तीनों कैटेगरीज के लिए सेम आंसर आएंगे। ऐसे कंपेयर करो इसको इस तरीके से। अब ये लाइन पहले हटा देते हैं, हालांकि इसी लाइन का काम है इस न्यूमेरिकल में। इस तरीके से जरा कंपेयर करो।
एक सिचुएशन में हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, एक सिचुएशन जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, कुछ नहीं है उसके अगल बगल, ओनली अ पॉइंट चार्ज, जस्ट अ पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड, नथिंग अराउंड इट। नथिंग अराउंड इट का मतलब फ्री स्पेस होगा, वैक्यूम होगा। और दूसरी कंडीशन है पॉइंट चार्ज इनसाइड सेल वाली कंडीशन। ये दूसरी वाली कंडीशन जो हमारी पहले थी। तो एक केस में हमारा एक मेटेलिक शेल है, उसके अंदर एक पॉइंट चार्ज है, और एक केस में पॉइंट चार्ज कंप्लीटली आइसोलेटेड है। हम इन दोनों केसेस में पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपैरिजन करना चाहते हैं कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर पॉइंट चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या डिफरेंस उनमें। तो जब आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होगा तो वो अपने अराउंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट कर रहा होगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कही जाएगी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को छोड़ करके किसी और कोई और पॉइंट ऐसा होगा जहां पर आप ये कहोगे कि पॉइंट चार्ज इज नॉट क्रिएटिंग एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इन्फिनिटी पर चले जाए तो वो अलग बात है, इन्फिनिटी पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट इन्फिनिटी से पहले बाकी सभी पॉइंट्स पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही होंगी। और वही पॉइंट चार्ज जब मेटल के अंदर कर दिया आपने, सेम पॉइंट चार्ज इनसाइड मेटल कर दिया, तो भी हमें उसी तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अभी भी आपको रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स ही मिलेंगी, बट वो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बीच में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक पर्टिकुलर स्पेस ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिसिंग है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर बिकॉज ऑफ मेटल। तो कंपेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज टू केसेस, comparing the electric field of these two cases, the difference is when charge is inside metal, there is a space of 0 electric field, there is a space of 0 electric field, and when the charge is isolated, there is no space of 0 electric field. ये कंपैरिजन आया समझ में या नहीं, फिर से बताएं इसको। आगे सर। तो when the point charge was initially inside the cell, this type of electric field was produced. When the same point charge comes out of this metal, then this point charge become isolated, and now this point charge will create this type of electric field. तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैटर्न को कंपेयर करने पर यह समझ में आ रहा है कि पॉइंट चार्ज को मेटल के अंदर से लेकर के, मेटल के अंदर से निकाल करके और बाहर ले जाने का मतलब ये भी हुआ कि पहले ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस थी, अब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है। एंड दैट मीन्स कि ए से बी तक का जो स्पेस है, ए से बी तक का स्पेस जहां पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही है। और रूल कहता है कि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए वर्क चाहिए। मेटल के अंदर रखने से ए और बी के बीच वाला स्पेस स्पेस विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड था। चार्ज मेटल के बाहर आया तो वो स्पेस भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्पेस बन गया। तो एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, उसके लिए वर्क चाहिए होगा, एंड दैट वर्क विल बी, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था उसके हिसाब से, वर्क टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ इंटीग्रल ऑफ हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम और लिमिट्स ए से बी तक की। क्वेश्चन ही पूरा अपने आप में अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो सोचने का तरीका भी अलग डिफरेंट है।
और हमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फॉर्मूले की फीलिंग भी आनी चाहिए। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का मतलब भी पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि वो एनर्जी डेंसिटी है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी तो है, बट उसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने के लिए वर्क चाहिए। तो अगर किसी स्पेस में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और हमारे कुछ करने की वजह से उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो मतलब कुछ वर्क हुआ है वहां पर, और हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं यहाँ पर। बाय प्लेसिंग द चार्ज इनसाइड मेटेलिक शेल we found a space without electric field. By taking this charge out of the metal, we do not find any space without electric field. Initially we found a space without electric field, now we do not find any space without electric field. So उस पर्टिकुलर स्पेस में जहां पहले जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंज हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उस स्पेस में, उसी का वर्क निकाल रहे इस मेथड से। और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करके देखें क्या आंसर बनेगा, तो एक के कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 4 पाई एप्सिलॉन 0 को के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के बचेगा। उसके अलावा वो नीचे आर स्क्वायर की पावर 2, आर टू दी पावर 4, 2 उधर आएगा, तो शायद कुछ ऐसा बनेगा ये क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन, शायद ये कुछ बनेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन पी टाइप कुछ। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक ही है, वो अलग अलग दिया। कैपिटल क्यू मतलब स्मॉल क्यू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? यस सर। ये सर। ये वर्क हुआ, ये मेथड ही टोटल अलग है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब नॉर्मल मेथड्स में से नहीं होता ये। अब अगर हम अगर इसको नोट कर लिया, इसके बाद देखो, अगर इसको दूसरे अप्रोच से करने की ट्राई करें, दूसरा अप्रोच कौन सा, कि हम यहाँ पर इन पूरे सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं, और सिस्टम की भी एनर्जी क्यों निकालेंगे, हम सिर्फ ये निकालें एनर्जी जो निकालेंगे इनिशियल मोमेंट पर। अगर हम पोटेंशियल वाले मेथड के थ्रू जाते हैं तो एक तरीके से सेंटर पर पॉइंट चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। अगर हम एनर्जी सिर्फ इतना निकालें कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, जब ये यहाँ पर आया होगा, इस सरफेस पर जब माइनस क्यू चार्ज आया होगा, तो जो अंदर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू जब आया होगा तो अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम उस तरीके से ट्राई भी करेंगे, देखिए प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है या सही क्या होने वाला, देखो सब एज्यूमिंग कि माइनस क्यू चार्ज कमिंग ऑन दिस सरफेस एंड सेंटर पर पहले से ही प्लस क्यू चार्ज है, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू जो चार्ज हम लाए और प्री एग्जिस्टिंग पोटेंशियल के हिसाब से के क्यू बाई ए, साथ में इस सरफेस की सेल्फ एनर्जी लिखेंगे। तो सेल्फ एनर्जी फॉर दिस सरफेस वो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a।
ये भी अंदर वाले सरफेस की बात हो रही है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे, माइनस क्यू के क्यू बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 है, तो दोनों जब ऐड होंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर के बन जाएगा, ये दोनों टर्म से सिंप्लीफाई होकर के बन जाएंगे माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a बनेगा ये। Yes, sir. ये सर। अब जरा बाहर वाले सरफेस के बारे में सोचिए कि जब बाहर वाले सरफेस पे चार्ज लाए, तो जब बाहर वाले सरफेस पे चार्ज लाए तो बाहर वाले सरफेस का जब चार्ज लाए और सेंटर पर ऑलरेडी क्यू है, तो बाहर वाले सरफेस का चार्ज और प्री एग्जिस्टिंग चार्ज एट द सेंटर, दिस चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट द सेंटर, सेंटर वाले चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल, सेंटर वाले चार्ज का इस सरफेस पर पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाय दिस क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन बी। बाहर वाला सरफेस देख रहे ना तो यस और अंदर वाले सरफेस की वजह से भी बाहर वाले का कुछ आएगा आंसर, क्योंकि जब बाहर वाले सरफेस पे चार्ज लोगे आप, तो बाहर वाले सरफेस के चार्ज को लाने से पहले प्री एग्जिस्टिंग चार्ज ये वाला और प्री एग्जिस्टिंग चार्ज ये वाला, तो बाहर वाले चार्ज को सेंटर वाले चार्ज के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई किया प्लस बाहर वाले चार्ज को अंदर वाले सरफेस के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अंदर वाला सरफेस आउटर सरफेस पर क्या पोटेंशियल बना रहा होगा, माइनस के क्यू अपॉन बी। उसमें भी बी आएगा, यस सर। तो वो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई बी हो गया, और प्लस इस प्लस दो टर्म्स तो ये आएंगे और एक तीसरा टर्म भी आएगा, सेल्फ कौन सा, तो खुद की सेल्फ सेल्फ एनर्जी। एनर्जी। वो होगा के क्यू स्क्वायर बाई 2b, तो ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2b, so this is initial energy. Final energy, तो फाइनली वी हैव ओनली अ पॉइंट चार्ज, कुछ नहीं उसके आसपास, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू के लिए कौन सा वर्क करोगे आप, क्योंकि पहले चार्ज को लाने के तो जीरो हो गया, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करें, अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करें यस भाई हो गया। तो क्या यही चीज नहीं बनेगी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करें, वो के को अगर आप एप्सिलॉन में कन्वर्ट कर दें, Yes, sir. दोनों ही अप्रोचेस हैं। थिक सेल्स में इस तरीके की अप्रोच लगाओगे, मैं एक बात बार बार बोलूंगा कि दोनों को ऐड ना करना, मतलब ये गलती कभी ना करिएगा कि पोटेंशियल वाली एनर्जी भी निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी निकाल रहे हैं, दोनों दो डिस्टिंक्ट एनर्जीज नहीं है वो एक ही एनर्जी, तरीके अलग है सॉल्व करने के। मतलब जिस चीज को हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं वही चीज बेसिकली सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी भी होती है। सर आपने जो थिक मेटल शेल लिया है उसको आपने सर दो अलग अलग थिन शेल ले लिए क्या? मान लिया उसी तरीके से कि एक ये अलग सेल है और एक ये अलग सेल मान लिया। ठीक है सर। थिक सेल्स को सर, ऐसे ही लेकिन- हैंडल करो। सर यू इनिशियल हम लोग लिख रहे थे तो उसमें हम लोग जब छोटा ए वाला जो था उसमें हम लोग ने प्लस क्यू पे वो क्यों नहीं लिया पोटेंशियल जो लगा रहा होगा? तो हमने क्या कहा था कि हम 1 by 1 इस प्रॉब्लम को हम ऐसे माने कि पहले हमने इसको चार्ज किया फिर इसको चार्ज, मतलब इन दोनों को दो इंडिपेंडेंट सेल्स मान लेते हैं और सबसे पहले सेंटर वाला चार्ज लाए होंगे, फिर इस सरफेस का चार्ज लाए होंगे, उसके बाद इस सरफेस का चार्ज लाए होंगे। प्लस क्यू वजह से जो पोटेंशियल आएगा माइनस क्यू पे वो हम लोग ने एनर्जी में क्यों नहीं लिखा? लिखा था प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पर आया था, वो लिखा था मैंने। ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, ये माइनस साइन कहाँ से आया यहाँ पर, ये सेल्फ एनर्जी थोड़ी है यहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है। प्लस क्यू के माइनस क्यू वाला लिखा था और माइनस क्यू की सेल्फ एनर्जी भी लिखी थी, वो दोनों मिल करके ये बने थे, वो इरेज हो गया एक्चुअली।
ठीक है, हो गया क्लियर? Yes. चलिए, यस Yes, सर। sir. तो थिक शेल्स में आप क्या करोगे, अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस को दो इंडिपेंडेंट सरफेस मान करके और इस मेथड को लगा सकते हैं। अच्छा, 2-3 अब मिसलिनियस टाइप के टॉपिक्स हैं, जैसे एक डाउट पूछा था कल, तो 2-3 मिसलिनियस टॉपिक्स में ये खत्म हो जाएगा। एक था ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल, यानी कहीं पर पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है, पोटेंशियल का फंक्शन दिया है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहते हैं हम लोग। ये लगभग वैसा ही होता है जैसे वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी दिया होता है और हमें फोर्स निकालने को कहा जाता है। तो कई सारे केसेस होते हैं, लाइक कि अगर पोटेंशियल सपोज फंक्शन दिया गया है एक्स कोऑर्डिनेट का और कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इसमें, तो इसका बड़ा बेसिक सा रूल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है यहाँ पर माइनस टाइम्स dv बाई dx। इसका डेरिवेशन दे या सीधे फॉर्मूले से काम चला लोगे आप लोग? ये लगभग वैसा ही है जैसे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स निकालने का कंसेप्ट है। सर ऐसे ही ठीक है। क्योंकि देखो वर्क एनर्जी पावर में था फोर्स वाज माइनस ऑफ du बाई dx, अगर आपको याद हो पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट वर्क एनर्जी पावर में। और फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स को लिखते हैं चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो चार्ज इनटू पोटेंशियल, q इनटू v तो लिख रहे हैं इसको। तो कोई इंडिपेंडेंट कंसेप्ट नहीं है ये, जो वर्क एनर्जी पावर का था वही अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में कर लो, सेम रिलेशन। लाइक अगर कहा जाए कि एज एग्जांपल की पोटेंशियल इज 4x स्क्वायर एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट x इक्वल्स टू 2, बहुत इजी क्वेश्चन मानते हैं हम लोग इसको कि अब इसमें क्या करना होगा, तो इसका सोल्यूशन आप इस तरीके से दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टाइम्स dv बाई dx विच इज माइनस 8x, और उसमें x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो वहां पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाती है माइनस 16 न्यूटन पर कूलम, एंड माइनस साइन का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं कि पोटेंशियल मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन हो, लाइक पोटेंशियल इज सम फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड आल्सो ऑफ z कोऑर्डिनेट, इस तरीके के हो। तो इसमें भी यही वाला रूल लगाते हैं लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करने लगते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट होगा वो आपका माइनस ऑफ dv बाई dx होगा, बट इसका पार्शियल डेरिवेटिव है एक्चुअल में। एंड पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जब यहाँ पर डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो ये मान के चलेंगे कि y और z की वैल्यूज एज कांस्टेंट है। सिमिलर तरीके से y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड taking the partial derivative considering x and z as constant values. For example, इसमें अगर दिखाएं इसी तरीके से z कंपोनेंट भी निकालो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको दिखाया जाए कि पोटेंशियल इज 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर प्लस yz, इस तरीके से कहा गया हो, दिस इज पोटेंशियल फंक्शन, और हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से कहा जाए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का नाम दिया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब Ex निकालेंगे तो माइनस इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो आप x के रिस्पेक्ट में, ये मान करके कि y और z के टर्म्स कांस्टेंट है। सो y स्क्वायर कांस्टेंट, yz कांस्टेंट, दिस y इज कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू (6xy) माइनस 6xy। अब इसका y कंपोनेंट निकालेंगे तो माइनस
इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक टर्म आपका 3x² आएगा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y, और प्लस इस टर्म का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में z। ये पूरा y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी तरीके से z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z कोऑर्डिनेट, कंसीडरिंग कि x एंड y वाले टर्म्स कांस्टेंट है, तो खाली y है, माइनस y। माइनस y। उसके बाद इसका वेक्टर में कन्वर्जन कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि हम ये कह देंगे कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी, जो भी उसका x कंपोनेंट है दैट इनटू i कैप, फिर जो उसका y कंपोनेंट है एंड सिमिलरली जो उसका z कंपोनेंट है इनटू k कैप। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब जिस कोऑर्डिनेट पे निकालना होगा, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, तो पुट कर लीजिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो आपको मालूम चल जाएगा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर। और उसके बाद वेक्टर्स के कंसेप्ट लगा करके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब निकाला जा सकता है इसका। नाउ पॉइंट ये है, देखिए पॉइंट इसमें क्या होता है कि माइनस ऑफ dv बाई dx, मतलब अगर जनरलाइज फॉर्म में बात कीजिए तो माइनस ऑफ dv बाई dx इज नॉट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस dv बाई dx इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, वो सिर्फ x कंपोनेंट। ये हमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोवाइड कर नहीं रहा। अपने HCB में एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कुछ लैंग्वेज मुझे पूरी याद नहीं है, कुछ इस तरीके का है कि अगर x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 पे गए, x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू +1 की तरफ गए, यहां से यहां गए और पोटेंशियल जो है वो कुछ चेंज हुआ है। फॉर एग्जांपल की पोटेंशियल 0 से लेकर के एंड सपोज 20 हो गया, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जब हम यहां से यहां जाते हैं तो पोटेंशियल में ये चेंज आता है। यस सर। तो dv मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, सो चेंज ऑफ पोटेंशियल विल बी 0 to 20 अपॉन dx। -1 से +1 गए तो 2 हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू 10 के बराबर आ रही है। सो उनका ऑप्शन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली 10 और इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 10, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 10 और मे बी 10। तो dv बाई dx जो आप निकाल रहे हो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट तो प्रोवाइड कर रहा है, मे बी आपका ex। हाँ, बाकी हमें क्या पता कि वहां पर y कंपोनेंट और z कंपोनेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं। या तो क्वेश्चन आपसे ये कहे कि देयर इज नो y कंपोनेंट, देयर इज नो z कंपोनेंट, तब तो हम ये कह देंगे कि यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर वहां कुछ y और z कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो दिस इज नॉट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ज्यादा ही आंसर आएगा कुछ। क्लियर हो गया डाउट यार जो पूछा था हमने कल? एक है यस सर। Yes. मे और मस्ट वाला जो था, तो उसका लॉजिक ये था, मतलब बेसिकली कि dv बाई dx मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर अगर आप पोटेंशियल का चेंज निकालते हो, पोटेंशियल का चेंज सपोज y एक्सिस पर निकालते हो, तो y एक्सिस पे मूव करके y एक्सिस पर ट्रेवल करके अगर पोटेंशियल में कुछ चेंज आया तो मुझे y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू मिल जाएगी, बाकी के कंपोनेंट्स की वैल्यू कुछ और तरीके से निकालनी पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इन अ वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब वो लिखा जाएगा कि वन डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वन डायमेंशन की होगी तो उसका कोई एक ही कंपोनेंट आएगा। ठीक है, एक तो ये होता है पॉइंट। इसका तीसरा केस और आता है, कभी कभी क्या होता है कि पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक पोटेंशियल गिवन एज सम फंक्शन ऑफ स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स।
जैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाई आर, डाइपोल का पोटेंशियल, भाई पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें तो पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर है, डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर है। तो कई सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें स्मॉल आर का टर्म आता है। तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर करेंगे, और ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे आर के अलोंग। पॉइंट चार्ज से वेरीफाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इसका वेरिफिकेशन लो पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल कहा जाता है के क्यू बाई स्मॉल आर। तो माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरीफाई करके देखते हैं, माइनस डी बाई डी आर ऑफ के क्यू बाई आर एंड माइनस डी बाई डी आर ऑफ के क्यू बाई आर करेंगे इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर के क्यू बाई डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के लिए। तो जितने पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें ये वाला मेथड फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से कहें दैट पोटेंशियल, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल, दैट पोटेंशियल इज गिवन बाय माइनस ऑफ सम कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर टाइप की चीज, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्योरली मैथमेटिकल चैप्टर हो जाता है फिर अभी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट 1, 2, 3। मान लो इससे भी क्वेश्चन हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जबकि पोटेंशियल माइनस के बाई आर स्क्वायर है, यानी कि पोटेंशियल दिया जा रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालनी है उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डीवी बाई डी आर वाले कंसेप्ट के थ्रू, शायद ये 2k बाई आर क्यूब बन जाएगा। यस सर माइनस ये माइनस शायद नहीं आएगा क्योंकि माइनस नहीं आएगा सर। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा, के एक्सप्रेशन में माइनस पहले लिया हुआ है और ये फॉर्मूले में भी एक माइनस है, तो नहीं, डिफरेंशिएशन का माइनस एक और आ जाएगा। आएगा सर, एक माइनस और आ जाएगा, सही कह रहा है, एक माइनस डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। तो माइनस का मतलब इस केस में रेडियली इनवर्ड, इस माइनस का मतलब डायरेक्शन है रेडियल इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड का मतलब ओरिजिन की तरफ। रेडियली इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अगर हम इसे वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इट इज माइनस 2k आर वेक्टर अपॉन आर टू दी पावर 4। भाई आर क्यूब है ही है यहाँ पर, तो अगर हम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअली आर वेक्टर अपॉन आर, दिस इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करके आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करते हो। और इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बन रहा है माइनस ऑफ 2k, डिनोमिनेटर इज r टू द पावर 4। दिस r मींस पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ये पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, वो मीनिंग ऑफ स्मॉल r है। स्मॉल r डिस्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज r पावर 4 उसकी, और पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। r वेक्टर की जगह पोजीशन वेक्टर 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ना इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
देखिए जल्दी से इसको बताएं। यस सर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ओके जी। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, वो कहते हैं रिलेटेड टू सम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है या फिर इक्वी पोटेंशियल लाइंस, एक कंसेप्ट इनके लिए आता है, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो नाम से ही क्लियर है, ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर इक्वल आती हो, a surface with same potential at every point, a line at same potential at every point। मतलब कि अगर स्पेस में कहीं पर मान ले +5 वोल्ट का पोटेंशियल है, किसी और पॉइंट पर भी इतना ही पोटेंशियल आ रहा है, कहीं और इतना ही पोटेंशियल आ रहा है, तो सेम पोटेंशियल वाले जितने पॉइंट्स हैं उन सब का जो लोकस बनेगा, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द सेम पोटेंशियल, यही चीज आपकी कहलाएगी इक्वी पोटेंशियल लाइन, या फिर सरफेस बनेगा तो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कह दीजिए। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, सेम कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल। ये भी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। जैसे कि पॉइंट चार्ज की बात करी जाए, तो पॉइंट चार्ज के केस में, इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज अगर आप बात करोगे तो पोटेंशियल इज गिवन बाय के क्यू बाय स्मॉल आर। तो साफ दिख रहा है कि अगर हम इस पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड अगर हम स्मॉल आर रेडियस, पॉइंट चार्ज क्यू के अराउंड अगर हम स्मॉल आर रेडियस का कोई स्फीयर बनाते, सम स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर और सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो फॉर्मूले से ये नहीं कह सकते कि उस सर्किल या उस स्फीयर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे। इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू एक जैसी आएगी। यानी कि स्फीयर या फिर सर्किल अगर मतलब 2D प्लेन में है तो सर्किल और 3D में है तो स्फीयर, सर्किल और स्फीयर अराउंड दिस पॉइंट चार्ज, उसी को बोलोगे कि वो इक्वी पोटेंशियल लाइन है या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर हम ये याद करें कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियल है। ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्वी पोटेंशियल लाइन यानी इक्वी पोटेंशियल 20 सरफेस, days। ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, नॉट ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, कहीं पर भी। लाइन और सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हो इसको लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, या फिर आप ये भी कह सकते हो इट इज अ लाइन और सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दैट मीन्स कि अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लाइक पैरेलल लाइंस के फॉर्म में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करिए, एंड लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये आपके कहलाएंगे इक्वी पोटेंशियल लाइंस।
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विपोटेंशियल लाइंस भी यूनिफॉर्मली स्पेस पे होनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल लाइन का जो स्पेस होता है, गैप होता है, जब कई सारे इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाते हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है वो स्पेस भी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइंस, इनकी डेंसिटी, इनका कंसंट्रेशन जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फॉर एग्जांपल दीज आर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें भी एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। इसमें ये कहते हैं कि लाइंस जहां पर क्लोज होती है, मतलब जहां पर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पर लाइंस की गैप ज्यादा हो जाती है, लाइंस दूर दूर होती हैं, जहां पर डिस्टेंस उनके बीच में ज्यादा होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इसी तरीके से इक्विपोटेंशियल लाइंस में कहा जाता है। अगर हम इन्हीं को कह दें कि ये जो लाइंस थी, नाउ दीज आर लाइंस ऑफ इक्विपोटेंशियल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। और कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट लाइन है दैट इज द लाइन ऑफ पोटेंशियल 30 वोल्ट, सेकंड लाइन इज द लाइन ऑफ पोटेंशियल 20 वोल्ट, एंड थर्ड वन इज द लाइन ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहली लाइन पर कोई पॉइंट ए चूज कर लें, कोई पॉइंट बी चूज कर लें, दूसरी A1 B1, दूसरी लाइन पर हम कोई पॉइंट A2 चूज कर लें और कोई पॉइंट B2 चूज कर लें, और तीसरी लाइन पर कोई पॉइंट A3 और पॉइंट B3, तो ये कहना कि ये लाइन इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल पॉइंट A1 का और पोटेंशियल पॉइंट B1 का बराबर है। ऐसे ही पोटेंशियल A2 का और पोटेंशियल B2 का बराबर है। एक इक्विपोटेंशियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका पोटेंशियल सेम रहना चाहिए। All points on the equipotential line will have same potential. But A1 और B1 में कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो? A1 पॉइंट में और B1 पॉइंट में कौन सा वो पॉइंट है? देखिए, पोटेंशियल एट A1 is same as the potential at B1. These two points are having same potential. But इनमें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स में डिफरेंस होगा इन, और ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कंसेप्ट है बिटवीन द टू पॉइंट्स V1 minus V2, the potential difference between two points is integral of electric field dot dr between those two points 1 and 2. अगर मैं A1 से A2 तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूं, A1 माइनस VA2, तो इसके लिए लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो A1 A2 के बीच में होगी, बिटवीन A1 A2, एंड डॉट dr। और ऐसे ही अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस B1 B2 के बीच में कैलकुलेट करूं तो भी यही मेथड आना है, बट वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन B1 B2 वाली आएगी। और इसके हिसाब से A1 और A2 का पोटेंशियल डिफरेंस और B1 और B2 का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम, लेकिन यहां पर dr की लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस कम है, और यहां पर dr की लोअर अपर लिमिट्स में डिफरेंस ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर के dr की वैल्यू ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ, और यहाँ पर डिस्टेंस कम है।
जबकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ सेम आना है। A1 A2 is field होगा। LHS, हाँ LHS दोनों का सेम है। DR जो एक तरीके से सेपरेशन का आइडिया देता है, यहाँ पर सेपरेशन कम है, यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा है, तो जहाँ ज्यादा सेपरेशन होगी एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम आ रही होगी। यानी A1 और A2 के बीच में जो गैप है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B1 B2 पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट A1 पॉइंट इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट B1 पॉइंट। और जनरलाइज फॉर्म में ये कह सकते हो कि इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और इक्विपोटेंशियल लाइंस की डेंसिटी जहां कम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो चाहे वो किसी की भी लाइन बने, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इक्विपोटेंशियल लाइंस हो, दोनों लाइंस में एक कॉमन कंसेप्ट है, हाई डेंसिटी मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे ये वाली लाइन हो चाहे ये वाली लाइन हो, डेंसिटी जहां ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डेंसिटी कम इलेक्ट्रिक फील्ड वही कम। आया यहाँ तक समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। और इक्विपोटेंशियल लाइंस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि अच्छा, इन सब के अलावा एक और कंसेप्ट होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होने लगता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मींस अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और यहाँ पर कोई बी पॉइंट ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है। पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी की अगर हम बात करें तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब पोटेंशियल कम होने लगेगा, उधर पोटेंशियल गिरेगा। तो यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ बी। अगर कहीं पर इस टाइप का प्रॉब्लम टाइप का आ जाए कि एक एग्जांपल टाइप का दे रहे हैं, ये HCV का ही क्वेश्चन है। सम पैरेलल लाइंस आर प्लॉटेड एंड दीज पैरेलल लाइंस आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट इक्विपोटेंशियल लाइंस आर प्लॉटेड at some angle of 60 डिग्री, और ये कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 सेंटीमीटर्स में। उन्होंने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी, क्या डायरेक्शन होगा उसका। अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, क्या मैग्नीट्यूड है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें आप पहले तो आप नोटिस करिए कि पोटेंशियल किधर ड्रॉप हो रहा है, 30 20 10 इस तरफ ड्रॉप हो रहा है या अपोजिट साइड पर ड्रॉप हो रहा है। तो नेचुरली पोटेंशियल ड्रॉप राइट साइड पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की साइड होगी। और दूसरा कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो लाइंस हैं इनके परपेंडिकुलरली हाँ जी, ये डायरेक्शन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखाइएगा ताकि आपको उस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप करता हुआ दिखे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस। अब अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम यहां पर एक 2 डैश पॉइंट ले रहे हैं, अब पॉइंट 2 डैश 2 और ये 2 डैश पॉइंट कह रहे हैं। अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 डैश की तरफ जाए और ये कंसेप्ट लगाएं, तो पोटेंशियल एट 1 माइनस पोटेंशियल एट 2 डैश इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr फ्रॉम 1 to 2 डैश पॉइंट। और 2 डैश और 2 सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स, ये पूरी लाइन इक्वी पोटेंशियल है। पोटेंशियल एट पॉइंट 1 30, potential at 2 dash which is same as the potential at 2 which is 20. since electric field यूनिफॉर्म है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस स्ट्रेट लाइंस बनाई गई। तो E इज यूनिफॉर्म E, और इसमें से डॉट हट जाएगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की जगह नॉर्मल प्रोडक्ट हो जाएगा E। और ये इसलिए होगा 1 से 2 डैश ट्रेवल करने की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स A डॉट B, उसको आप A इंटू बी भी लिख सकते हो, बिकॉज वैसे तो ये AB इंटू कॉस थीटा होता है, बट अगर थीटा ही 0 डिग्री हो तो A डॉट B इज सिंपली A इंटू बी। और 1 से 2 की लिमिट रखेंगे इसको, E इंटीग्रेशन से बाहर और सिर्फ dr इंटीग्रेट होगा। और dr का इंटीग्रेशन पॉइंट 1 से पॉइंट 2 डैश की तरफ होगा। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये 1 कोऑर्डिनेट है, ये 2 कोऑर्डिनेट है, मतलब ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये 60 का एंगल है, ये 90 का एंगल है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है तो मेरे ख्याल से ये भी 60 हो जाएगा। ये 1 साइन 60 होगा शायद। ये लेंथ 1 साइन 60 यस सर। √3/2। दिस इज E इंटू √3/2। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। उसी HCV में इसी के बगल में एक और क्वेश्चन है, और उसमें कुछ इस तरीके का दिया है कि उन्होंने कुछ सेमी सर्कुलर लाइंस प्लॉट की है। कुछ सेमी सर्कुलर लाइंस प्लॉट की गई हैं एज इक्विपोटेंशियल लाइंस, और कुछ पोटेंशियल इस तरीके से लिया हुआ उन्होंने 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, और फिर आपने लिया है 20 वोल्ट का। सेमी सर्कुलर लाइन से पहले वाले की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और तीसरे वाले का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कुलर इक्विपोटेंशियल लाइंस।
दोनों ही प्रॉब्लम HCB में है। और फिर इसमें भी पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसमें जो पोटेंशियल जिस तरीके से दिया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर के रेडियस पर 60, 2 सेंटीमीटर के रेडियस पर 30 और 3 सेंटीमीटर के रेडियस पर 20, तो ये इंफॉर्मेशन एक हिंट प्रोवाइड कर रही है कि पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यानी कि सम कांस्टेंट बाई r टाइप की चीज है। रेडियस के डबल होने पर पोटेंशियल हाफ हो रहा है, रेडियस के ट्रिपल होने पर पोटेंशियल 1/3 हो रहा है। तो ये हिंट है कि पोटेंशियल इज सम कांस्टेंट बाई r। और कांस्टेंट निकालने के लिए रेडियस को 1 सेंटीमीटर रखिए, पुट r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड पुट द पोटेंशियल एज 60 वोल्ट। यहाँ 60 रख देते हैं और यहाँ 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर। सो 0.01 और ये 60, इससे कांस्टेंट की वैल्यू 0.6 मिल जाएगी। सो v इज 0.6 बाई r। ना अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि अगर पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया जाए, पोटेंशियल इन पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए -dv/dr लगाएंगे। और इसमें रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएंगी क्योंकि इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर ही आना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली दिखाएंगे। और डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जिधर पोटेंशियल कम होता जा रहा हो, पोटेंशियल का ड्रॉप होना चाहिए। बाहर के साइड पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है। यस सर। यस सर। यस तो यस सर। जी थियोरेटिकली अब हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है, मतलब अब सिर्फ एक कैपेसिटर बचा है मेरे पास, सर्किट्स, कैपेसिटर एंड सर्किट्स। एक दो प्रॉब्लम्स रह गई हैं, जैसे कि वो किसी प्रॉब्लम क्लास में देखेंगे, जैसे कि दो डाइपोल्स के बीच में क्या फोर्स लगती है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जब कैविटी होती है तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। है ना, ये कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए भी थियोरेटिकली, मतलब आप जितने कंसेप्चुअल पॉइंट्स थे वो कवर हो गए। सर अर्थिंग। हाँ अर्थिंग, सॉरी वही मैंने कहा, अर्थिंग वाला कंसेप्ट एक बचा है। कल 15-20 मिनट कल करवा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। अर्थिंग का कोई क्वेश्चन तुम लोगों ने कभी पीवाईक्यू में देखा है वैसे? कभी नहीं देखा सर, कभी भी नहीं देखा सर, खाली किताबों में दिया रहता, पीवाईक्यू में अभी आए नहीं ना, मेंस ने हम लोग को भी एडवांस। करवाना पड़ता है, लेकिन हमने खुद नोटिस किया है कि अभी आज तक पूछा नहीं उसको कभी उन्होंने। अर्थिंग जो है बता देंगे कल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आपने इसको रिवाइज करो, जैसे कल कहा था कि कैपेसिटर मतलब सर्किट से स्टार्ट हो जाएंगे। कैपेसिटर स्टार्ट होने का मतलब कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब सी इक्विवेलेंट पढ़ते हैं तो आर इक्विवेलेंट भी पढ़ना होता है, उसी तरीके से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, चलो फिर कल करेंगे इसको। थैंक यू।